अशोक का जन्म। अशोक के जन्म में कहा जाता है ऐसा, 2-3 पॉइंट नोट करो। अशोक जो है अपने शुरुआती जीवन में, अपने शुरुआती जीवन में ब्राह्मण धर्म को मानता था। किस धर्म को मानता था? ब्राह्मण धर्म को मानता था। कल्हड़ का नाम सुना तुम लोगों ने? हाँ, एक बार। तो कल्हड़ नाम का एक विद्वान था। कल्हड़ ने अपनी किताब में राजतरंग में बताया कि अशोक जो है वो शैव धर्म को मानता है। इस धर्म को, शैव धर्म को मानता है। शैव धर्म को मानता है। ये कल्हड़। दूसरा इंपॉर्टेंट स्मिथ नाम का विद्वान हुआ है, विंसेंट स्मिथ नाम सुना होगा। विंसेंट स्मिथ का कहना था कि अशोक एक ही साल सम्राट और भिक्षु मॉन्क दोनों का, हाँ, बौद्ध धर्म को मानते हैं। इसमें कह रहा है कि अशोक एक ही साथ सम्राट यानी कि एम्परर और भिक्षु यानी कि मॉन्क दोनों था। ऐसा कौन कह रहा है? स्मिथ नाम का एक विद्वान था, उसने। ठीक, नेक्स्ट बात इसमें ध्यान रखिए, इसमें अब जरा समझना, अशोक बौद्ध धर्म में गया कैसे? क्योंकि कलिंग का युद्ध कर दिया, हृदय परिवर्तन हो गया, है ना। बौद्ध धर्म में जाने की प्रेरणा कैसे मिली? बौद्ध धर्म अशोक जो है बौद्ध धर्म स्वीकार करने की उसको प्रेरणा कहां से मिली? प्रेरणा का स्रोत बन गया, इंस्पिरेशन आया कलिंग युद्ध से। हाँ, प्रेरणा से मतलब कलिंग युद्ध की 261 बीसी में जो लड़ा गया, जिसकी वजह से, इस कलिंग युद्ध की वजह से उसका हृदय परिवर्तन, लोग कहते हैं कि उसका हृदय परिवर्तन हो गया और वो बौद्ध धर्म में। तो यहां सिर्फ हृदय परिवर्तन हो गया, तो बिना किसी की दीक्षा दिए तुम कैसे आ जाओगे? दीक्षा देना पड़ेगा। तो अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करना, दीक्षित का मतलब जिसने दीक्षा दी, ज्ञान लिया हो, तो ऐसे दो लोगों का नाम आता है। ऐसे दो लोगों का नाम आता है। एक नाम आता है न्योग्रोथ। क्या नाम आता है? न्योग्रोथ। दूसरा नाम आता है बाल पंडित। क्या नाम है? बाल पंडित। बाल पंडित। तीसरा नाम आता है उपगुप्त। किसका नाम आता है? उपगुप्त का नाम। ये 3 लोग। अब ये जो न्योग्रोथ है, तुम इसको बारे में जानो, तो न्योग्रोथ वही बालक है जो भी 8 से 10 साल का एकमात्र बालक था। सुसीम का नाम सुना है? सुसीम को मार देने के बाद अशोक ने उसके बेटे न्योग्रोथ को जिंदा छोड़ दिया था। यानी कि न्योग्रोथ कौन है? सुसीम का बेटा है। और जब न्योग्रोथ के सामने कोई विकल्प नहीं बचा, कोई परिवार नहीं बचा, तो वो बुद्धिस्ट धर्म को मान लिया, बौद्ध धर्म को मान लिया। कहा जाता है कि एक दिन अशोक अपनी बालकनी में खड़ा होकर के कुछ देख रहा था, तो न्योग्रोथ नाम का बालक उसके सामने आया, उससे कुछ बातें की और उसकी बातों से बड़ा प्रभावित हुआ अशोक, है ना। और बाल पंडित का नाम इसी संदर्भ में आता है और इसी संदर्भ में उपगुप्त का नाम आता है। इन तीनों लोगों ने उसको दीक्षित किया, लेकिन मोगली पुत्र तिस, नाम सुना होगा तुमने? मोगली पुत्र तिस जो कि इसका गुरु है, के प्रभाव में अशोक पूरी तरह से बौद्ध हो गया, पूरी तरह से बौद्ध हो गया। ये इसका गुरु था, मोगली पुत्र तिस। तो 4 लोगों का नाम अशोक के धर्म को परिवर्तित करने के संदर्भ में आते हैं।
ठीक हो गया। आगे देखो, तो जब वो खुद अशोक बौद्ध धर्म को मान लिया तो वो अब चाहेगा कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे किया, तो यहां लिखेंगे देश और यहां लिखेंगे प्रचारक, यानी कि वो कौन से देश थे जहां पर भेजेगा और कौन से प्रचारक थे जो वहां पर थे। वाह, पूरी बात नहीं है। समझ रहे हैं? आपको बताएं, जैसे हिमालय देश, कौन सा हिमालय, यहां पर भी भेजेगा। सुवर्ण भूमि, इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा दे रहा हूं, सुवर्ण भूमि, यमन देश, कौन सा यमन देश, अपरांतक, श्रीलंका, तो श्रीलंका में कौन गया होगा, महेंद्र और सुमित्रा। ये अशोक के बेटा और बेटी को देवी से उत्पन्न संतान। यहां गया था मध्यम नाम का एक विद्वान, मध्यम नाम का एक विद्वान था, हिमालय गया था प्रचार प्रसार करने। सुवर्ण भूमि गए थे सोन और उत्तरा, सोन प्लस उत्तरा, ये भी अशोक के बेटा और बेटी, सोन और उत्तरा। सुवर्ण भूमि मतलब इंडोनेशिया साइड में। यमन देश में गया था महारक्षित, महारक्षित, यमन देश का मतलब जानते हो, एथेंस। अटलांटा में गया था धर्म रक्षक, देश की अधिकारी की सभी लग रहे हैं। हाँ? देश की अधिकारी। हाँ। अपरांतक किस पार्ट को करना है? महाराष्ट्र वाली बात, महाराष्ट्र से थोड़ा नीचे, इसमें महाराष्ट्र और लिखने को, महाराष्ट्र में एग्जैक्ट महाराष्ट्र जो है वो है महाधर्म रक्षक, ये है महाधर्म रक्षक। ये इतने देश थे जहां पर इतने लोग भेजे गए। समझे? हो गया। अब अगले देखो मौर्य प्रशासन। हाँ, अगला देखो मौर्य प्रशासन। मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है।
मौर्य प्रशासन में राजा सेंटर में रहेगा, राजा ही सबसे प्रमुख आदमी, उसी के इर्द गिर्द सारे निर्णय लिए जाते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ये जानते रहो तुम लोग कि उसकी जो संस्कृति थी, उसका जो कल्चर था, वो बहुत हद तक यमन देश से प्रभावित था। पूरे भारत के इतिहास में चंद्रगुप्त पहला राजा है जिसने महिला कमांडो रखी अपने पास, है ना। उसकी जो अंगरक्षिकाएं थी वो महिलाएं, ठीक। और अपने बालों को दूधों से धुलवाने की प्रथा स्टार्ट की, मिल्क दूध से धुलवाने की, यानी कि जैसे वो दूध से नहा रहे हैं, उस तरह की व्यवस्था उसने पहली बार चंद्रगुप्त ने, ऐसा सब चंद्रगुप्त। मौर्य प्रशासन में जिस तरह से आज अपने यहाँ का प्रशासन है ना, 3 स्तर पे प्रशासन चला, 2 स्तर पे, 3 स्तर पे है ना, 3 स्तर पे है व्यवस्था। एक सेंट्रल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पर और एक विलेज लेवल पे, पंचायत लेवल पे। तो 3 स्तर की व्यवस्था चलती है। उस समय जो सबसे इंपॉर्टेंट होता था उसे केंद्र कहते थे। क्या कहते थे? केंद्र कहते थे। फिर प्रांत हो जाते थे। क्या होते हैं? प्रांत होते थे, केंद्र, प्रांत, फिर मंडल आते थे, फिर आहार आते थे। क्या आते थे? आहार आते थे। फिर उसके नीचे, आहार के नीचे स्थानीय आते थे, फिर आते थे द्रोणमुख, फिर आते थे खरवाटे, हाँ, ऐसे फिर नीचे जाता था एकदम ग्राम, ऐसे करके, हाँ, ऐसे करके इनका प्रशासन डिवाइड था। तो सेंट्रल में कौन होगा? राजा होगा, जिसके प्रति सभी रिस्पॉन्सिबल होंगे, है ना। स्टेट में प्रांत यानी कि जो गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं वो होते हैं। इस तरह का एक प्रशासन इनके यहाँ चलता था, ठीक है। प्रशासन में, मौर्य प्रशासन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? केंद्र। केंद्र में कौन होता था? सम्राट। केंद्र में कौन होगा? सम्राट। ठीक है। और इसके नीचे क्या होगा? प्रांत। क्या नीचे होगा इसके? प्रांत। प्रांत में कौन होंगे? गवर्नर या प्रांतपति, कह सकते हैं आप। प्रांत में कौन हो जाएगा? प्रांतपति या गवर्नर। उसके नीचे क्या आएगा? मंडल। क्या आएगा? मंडल, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो होगा आपके कमिश्नर दिख रहा होगा, है ना। मंडल के नीचे क्या आता है? आहार। आहार का मतलब होता है जिला। भाई जिले के ऊपर ही तो मंडल जाता है, अपने ऊपर जिले के ऊपर होता नहीं मंडल। तो आहार का मतलब होता है जिला। आहार का जो मुखिया होगा आज के जिलाधिकारी की तरह होगा, हाँ, डीएम की तरह। इसके नीचे होता है स्थानीय, इसके नीचे होगा द्रोणमुख। ये कौन है मैं बताता हूं। स्थानीय, द्रोणमुख, खरवाटिक और संग्रहण। जिला तो जनपद जी बोल, हाँ, खरवाटिक। और इसके नीचे होता था संग्रहण, और इसके नीचे होता था ग्राम। ये सबसे नीचे ग्राम, यानी कि गांव से बड़ा क्या? संग्रहण। संग्रहण से बड़ा क्या? खरवाटिक, फिर द्रोणमुख, फिर स्थानीय, फिर आहार, फिर मंडल, फिर प्रांत, फिर केंद्र, ठीक है। और हाँ, इसका द्रोणमुख का तो नाम भी नहीं है। आप सुनो। अब जैसे ये एक गांव है ना, ये एक गांव है, तो ऐसे 10 गांव अगर मिला दो तो ये क्या बन जाता है? संग्रहण बन जाता है। 10 ग्राम मिला दो तो क्या बन जाता था? संग्रहण, ठीक है।
अब समझना, और 200 ग्राम मिला दो, कितने 200 ग्राम मिला दो, क्या हो जाता है ये फास्फेट। अगर इसी में 400 ग्राम हो गया तो हो गया क्या ब्रोमो, और इसी में अगर तुम 800 ग्राम कर दो ये हो गया क्या अस्थिनान। तो ये तो नहीं पूछा गया है, यहां तक पूछा गया है सर, यहां तक पूछा गया है, यहां तक नहीं पूछा गया, यहां से पूछा गया। जैसे पूछा गया है आहार का प्रमुख कौन होता है, आहार प्रमुख कौन होता है, तो मेगास्थनीज ने आहार प्रमुख को या जिला प्रमुख को एक शब्द दिया है जिसका नाम है एग्रोनोमोई। क्या नाम दिया है? अभी इसको लिखाएंगे एग्रोनोमोई। लेकिन एक बार पीसीएस ने और बड़ी शानदार इसमें खोज कर दी। तुमसे पूछा गया कि अगर तुमको पढ़ाया जाता है कि मौर्य प्रशासन में आहार या जिला प्रमुख को मेगास्थनीज ने क्या कहा है, तो उसने एग्रोनोमोई कहा है। इसी से मिलता जुलता एक शब्द होता है जिसको कहते हैं एस्ट्रोनोमोई। क्या होता है? एस्ट्रोनोमोई। लेकिन अब यहीं पर ध्यान से समझना, एक और सवाल बना के पीसीएस ने पूछा, वो ये कि मौर्य प्रशासन में सड़क निर्माण अधिकारी को किस नाम से जानते हैं? सड़क निर्माण अधिकारी को क्या कहेंगे? तो ये उत्तर मिला इसका एग्रोनोमोई। नहीं समझ समझ आ रहा है क्या सवाल पूछा? अगर जिला प्रमुख या आहार प्रमुख कौन हुआ, तो एग्रोनोमोई अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज। लेकिन अगली बार उसे सवाल को चेंज कर दिया, सवाल पूछा सड़क निर्माण अधिकारी कौन हुआ, तो इसका राइट आंसर मिला एग्रोनोमोई। यानी कि सड़क निर्माण अधिकारी कौन हुआ? एग्रोनोमोई। चलो ठीक, इसमें लिखवा दिया। इसमें पॉइंट नोट करके लिखो। अभी ये सब मत लिखना, इसमें खाली आगे नोट करके लिखो कि ये एक क्रम है, एक क्रोनोलॉजी है जो इस तरह से बनाएंगे। नोट करके पॉइंट लिखो। मौर्य प्रशासन, मौर्य प्रशासन भारत में पहला केंद्रीकृत प्रशासन, सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट। पहली बार केंद्रीकृत समझते हो, जहां पर एक व्यक्ति सेंट्रल में हो और सभी उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल। अपने यहाँ केंद्रीकृत शासन है वर्तमान समय में या विकेंद्रीकृत है? डिसेंट्रलाइज्ड है या सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट है? डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट है। हाँ, 3 स्तर पे अपने यहाँ शासन नहीं है शासन। भाई ममता बनर्जी बंगाल में कुछ भी करे, प्रधानमंत्री से क्या लेना देना? अपने मन का कर लेती नहीं कर लेती? वो प्रधानमंत्री के प्रति रिस्पॉन्सिबल है? नहीं है। अरविंद केजरीवाल कभी मानते हैं अरविंद प्रधानमंत्री को? जब देखो तब गरियाना में चालू कर देता हूं। इसका मतलब वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसी वजह से अपने यहाँ की वर्तमान सरकार डिसेंट्रलाइज्ड है। अपने यहाँ विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका ये तीनों इंडिपेंडेंट है। दोनों किसी के प्रति रिस्पॉन्सिबल है? न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका की बात मानती है? नहीं मानती। उसको जो मन होता है वो करती है, उसको डिसीजन देना है तो दे देती है। और कार्यपालिका को, विधायिका को जो कानून बनाना है वो कानून बना ही देती है, और कार्यपालिका का काम है इम्प्लीमेंट करा देना कानून को, इम्प्लीमेंट करा देती है।
है कि नहीं? तो ये पहली बार किसने व्यवस्था दी थी? मॉन्टेस्क्यू ने। सेपरेशन ऑफ पावर की व्यवस्था सर्वप्रथम किसने दी? मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि तीनों को अलग अलग होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। विधायिका अपना काम करे, कार्यपालिका अपना काम करे और न्यायपालिका अपना काम करे, और सभी के सभी बॉडी इंडिपेंडेंट हो, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां जो संग्रहण लिखा है तुमने, संग्रहण का जो अधिकारी होता था, जैसे अपने गांव का मुखिया, ग्रामपति या सरपंच कहलाता है। क्या सरपंच मुख्यमंत्री के प्रति रिस्पॉन्सिबल है? पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल। पैसा कौन देता उसको? नहीं देता। भाई सरपंच को पैसा कौन देता है? अपने यहाँ जो पार्षद हैं वो मेयर के प्रति रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं? और मेयर किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है? चीफ मिनिस्टर के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। व्यवहारिक रूप से देखें तो है कि नहीं है? पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है। अपने यहाँ प्रमिला पांडे योगी के खिलाफ जाके काम करेंगे? नहीं करेंगे। व्यवहारिक रूप से तो यही है कि नहीं है? अब जैसे ध्यान से समझो इस बात, ये व्यवहारिक रूप है। अगर अपने पे अड़ जाए, जैसे ये प्रमिला पांडे तो बीजेपी, अब कौन पार्षद है जो बीजेपी का नहीं हो, कांग्रेसी है, वो इनकी बात क्यों सुनेगा? वो नहीं मानेगा। इसका मतलब वो रिस्पॉन्सिबल, वो सुन इसलिए रहे हैं ताकि मेयर से उनको राज्यपाल बना दिया जाए। समझो बात को, अगली पोस्ट उनकी हाई हो जाए, इसलिए वो जिम्मेदारी ले रहे हैं। अगर पार्टी का आदमी हो वो मानेगा नहीं, एक नहीं सुनेगा तुम्हारी, इसका मतलब रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन जो गांव का मुखिया यहाँ संग्रहण है, जो संग्रहण है, जो 10 गांव का मुखिया है, जिसको गोप कहते हैं, वो गोप भी चंद्रगुप्त मौर्य के प्रति रिस्पॉन्सिबल, इसीलिए सेंट्रलाइज्ड है। अपने यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण, कोई किसी की नहीं मानता, सबका अपना अपना शासन, इंडिपेंडेंट है, कोई किसी की बात नहीं सुनेगा, कोई किसी के मामले में दखलंदाजी नहीं करेगा। ये है डिसेंट्रलाइजेशन होना। लेकिन वहां हर एक व्यक्ति सम्राट के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो गांव का एक छोटा सा मुखिया हो, चाहे वो 10 गांव का मुखिया गोप हो, चाहे वो जिलाधिकारी एग्रोनोमोई हो, चाहे वो आचार्य चाणक्य ही क्यों ना हो, वो भी किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है? सम्राट के प्रति रिस्पॉन्सिबल। चाणक्य के पास गुप्तचर विभाग था, उसका चीफ था, सारे के सारे जो सीक्रेट एजेंट थे वो आके चाणक्य को रिपोर्ट करते थे। लेकिन चाणक्य किसको रिपोर्ट करता था? क्या बिना सम्राट को रिपोर्ट किए काम चलता था? नहीं। यानी कि हर एक व्यक्ति सम्राट को आके रिपोर्ट करता था। अशोक ने अपने उसमें अभिलेख में क्या कहा है? मैं शयन कक्ष में रहूं, चाहे नहा रहा हूं, चाहे पत्नी के साथ रहूं, चाहे जहां रहूं, मेरे गुप्तचर आके मुझे सूचना दें। कह रहा ना, इसका मतलब हायरार्की लेवल के टॉप पोजीशन पर बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसका नाम है सम्राट। उसके नीचे सब उसके अधीनस्थ हैं, सब उसकी बात को मानेंगे, सब उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। इसी व्यवस्था को कहते हैं केंद्रीकृत शासन। क्या लिखा तुमने? भारत में यह पहला केंद्रीकृत प्रशासन था जिसका जनक चंद्रगुप्त मौर्य है। इसको बनाया किसने इस व्यवस्था को? चंद्रगुप्त। ठीक है। अब तुम लोगों ने देखा कि केंद्र में कौन लोग होते हैं? एक तो सम्राट होता है कि नहीं होता? केंद्र में सम्राट होता है। क्या उसकी मंत्री परिषद नहीं होगी? मंत्री परिषद भी होगी। और इसी में एक और पद जुड़ जाता है जिसका नाम होता है अध्यक्ष। क्या नाम हो जाता है? अध्यक्ष। एक सम्राट का पद, एक मंत्री परिषद का पद और एक अध्यक्ष का पद। समझ आ रहा है? 3 पद इसमें माने जाते हैं। तो सम्राट है, उसकी तो कोई वो अलग ही मामला है। तो मंत्री परिषद, यहां ध्यान, मंत्री परिषद में कौन लोग आएंगे? इनको पहले हाँ, मंत्री परिषद में जो पहला व्यक्ति है उसका नाम है अमात्य। क्या नाम है? अमात्य। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पद होता है, अमात्य।
कौन हो गए? एक तो अमात्य हो गए। दूसरा, इनका काम क्या होगा? राजा को सलाह देना। क्या इनका काम होता था? राजा को सलाह देना। ये सबसे टॉप पोजीशन पे है। अच्छा, इसका वेतन कितना होता होगा? यही लिख दो, वेतन, सर्वाधिक वेतन प्राप्त करने वाले, सर्वाधिक वेतन कितना था? 48,000 पौंड। ये इसका सर्वाधिक वेतन। और सबसे छोटे कर्मचारी को 60 पौंड मिलता है। ठीक है, अमात्य। अब यहाँ पर एक शब्द होता है तीर्थ, ये भी अधिकारियों का कैटेगरी है और इनकी संख्या है 18। कितनी है तीर्थों की संख्या? सवाल पूछा जाएगा कि मौर्य प्रशासन में तीर्थों की कितनी संख्या है, तो आप बताएंगे 18। ठीक है, तो ये अमात्य जो है, क्या इसको प्रधानमंत्री कह सकते हैं? भाई अमात्य कहें इसको, चाहे प्रधानमंत्री कहें, बात एक ही है ना। या इसी को पुरोहित भी तो कह सकते हैं, यही मुख्य अधिकारी था। और चंद्रगुप्त के समय में कौन रहा होगा? चाणक्य रहा होगा? नहीं रहा होगा। बिंदुसार के टाइम में कौन था? कल्लाटक बताया था। और बिंदुसार के टाइम में बिंदुसार हो गया, और उसके अशोक के टाइम में राजा गौतम बताया था ना। ये 3 अधिकारी थे, ये तीनों अधिकारी अलग अलग टाइम में थे। ये किसके टाइम में था? चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में था। और ये बिंदुसार के टाइम में था, और ये अशोक के टाइम में। इस तरह से ये 3 सम्राट और इनके 3 प्रमुख अधिकारी, जिनको हम लोग प्रधानमंत्री के पद से जानते हैं। हो गए? एक तो कौन हो गए? चाहे प्रधानमंत्री का, चाहे पुरोहित का, चाहे मंत्री का, ये राजा को सिर्फ सलाह देने का काम करते थे। और अलग अलग टाइम के लोग थे, और इनका वेतन सबसे ज्यादा था 48। तीर्थों की संख्या कितनी है? अब मंत्री परिषद में तीसरा व्यक्ति भी शामिल कर लो, जिसको कहते हैं युवराज। और ये सिर्फ युवराज क्या होता था? ये प्रांतों में गवर्नर बनाया जाता था। प्रांतों में गवर्नर होते थे युवराज, यानी कि राजा का बेटा। क्या सेनापति नहीं होता होगा? सेनापति भी होगा। सेनापति कौन है? सेना का सर्वोच्च अधिकारी, सेनापति हो जाएगा। ठीक, अगला नाम है संनिधाता और समाहर्ता। संनिधाता और समाहर्ता, ये 2 इंपॉर्टेंट पद है। इसी को याद करो या ना करो, लेकिन इनको जरूर याद करो। समाहर्ता, संनिधाता होता था कोषाध्यक्ष, और ये होता था राजस्व प्रमुख। कहां से कितना आया, कितना गया, इसका हिसाब किताब समाहर्ता नाम का अधिकारी था। हो गया? ये सब केंद्र में लोग हैं। ठीक है, जैसे अपने केंद्र में वित्त मंत्री, गृह मंत्री होते हैं, अलग अलग टाइप के मंत्री होते कैबिनेट में, ये सब उन्हीं के नाम है, समाहर्ता। अब अगले, एक को कहते हैं व्यवहारिक और एक को कहते हैं प्रदेश का। नाम सुना है इनका? एक को कहते हैं व्यवहारिक, एक को कहते हैं प्रदेश का। लेकिन इनको बताएंगे तब जब न्यायपालिका पढ़ाएंगे, तब मतलब न्यायालय इनका। ये अधिकारियों के नाम है, एक का नाम है व्यवहारिक और एक का नाम है प्रदेश का। व्यवहारिक जो होता था वो सिविल कोर्ट का जज होता था, प्रदेश का जो होता था वो क्रिमिनल कोर्ट का जज होता था। अब इसमें लिखो प्रमुख अध्यक्ष, ये भी एक कैटेगरी है। प्रमुख अध्यक्ष, प्रमुख अध्यक्ष, और अध्यक्षों की संख्या ऐसे लिख दो 28। कितनी? 28 अध्यक्ष मिलते हैं।
जिसमें एक बहुत बड़ा अध्यक्ष है जिसका नाम है सीता अध्यक्ष। नाम सुना है इसका? सीता अध्यक्ष का मतलब क्या होता होगा? भूमि का, भूमि प्रमुख वो क्या कहेंगे हम लोग? सीता मतलब होता है जमीन का टुकड़ा, तो सीता अध्यक्ष कौन हो जाएगा? भूमि प्रमुख है ना। भूमि प्रमुख का क्या मतलब? कृषि विभाग से संबंधित। दूसरा अध्यक्ष लक्षणाध्यक्ष, तीसरा विविधता अध्यक्ष, ठीक है। लक्षणाध्यक्ष इसका मतलब होता है सिक्का डालने का गुण, सिक्के डालने का गुण। ठीक, इसी में एक पॉइंट लिख लो, रूप दर्शक। हाँ, इसी में रूप दर्शक का मतलब होता है सिक्के का निरीक्षण, सिक्के का निरीक्षण करता है कौन? रूप दर्शक। विविधता अध्यक्ष कौन होता है? चारागाह प्रमुख। उस समय जमीन, ऐसी जमीन जहां पर जानवरों को चराया जाता था वो भी राजा के कंट्रोल में, चारागाह प्रमुख। पौधवा अध्यक्ष, पौधवा अध्यक्ष ये भी सवाल पूछा गया। माँ तौल का अध्यक्ष, माँ तौल सही हो, माँ तौल का अध्यक्ष पौधवा अध्यक्ष। अक्ष पटलाध्यक्ष, अक्ष पटलाध्यक्ष इसको कहते हैं महालेखाकार। मतलब नाम सुना तुम लोगों ने? कुछ इस तरह का महालेखाकार। ठीक, हो गई ये कितने में? बहुत अच्छा। अब लिखो प्रांत। प्रांत में कुल कितने हैं? तो 5 प्रांत है ना। तो कितने प्रांत? 5, कुल 5 प्रांत। एक का है उत्तरापथ, क्या नाम है? दूसरे का नाम है दक्षिणापथ, एक का नाम है कलिंग। ये सब प्रांतों के नाम। उत्तरापथ की राजधानी हो गई कलिंग, इसकी राजधानी हो गई सुवर्णगिरी, कलिंग की हो गई तोसली, इसकी राजधानी तोसली। और एक है अवंती। अवंती में ही कौन था? अवंती का राजकुमार कौन? जब बिंदुसार, अवंती का राजकुमार कौन था? जब तक्षशिला में विद्रोह हो गया, कौन दबाने गया था? बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह हो गया था, अशोक दबाने गया था, लेकिन अशोक क्या तक्षशिला में था? नहीं। वो कहाँ था? अवंती। वो अवंती है। ये अवंती का ही गवर्नर था कौन? अवंती की राजधानी क्या होगी? उज्जैन। चाहे इसको उज्जैन कहो चाहे उज्जैन कहो। और एक का नाम है प्राच्य और इसकी राजधानी है पाटलिपुत्र। ठीक, तो 5 प्रांत थे और 5 प्रांतों के राजधानी। और यही अवंती में ही कौन था?
अशोक, यानी कि राजा बनने से पहले। अरे ये तो गलत लिख दिया, ये तक्षशिला है, तक्षशिला इसकी राजधानी। ठीक है, अगले पे आओ, नगर। लिखना कुछ नहीं, खाली उसमें इष्टोनोमय शब्द लिखना है। नगर प्रशासन का जो प्रमुख होता है उसे कहते हैं इष्टोनोमय। जिले तक का बता चुका हूं ना। ये जैसे जो आहार था, आहार को क्या कहते थे, जिला, और इसका प्रमुख कौन था, एग्रोनोमी, और इसी को कहते हैं सड़क निर्माण अधिकारी। क्या कहते हैं इसको, सड़क निर्माण अधिकारी, निर्माण अधिकारी। और ये कौन बताता है, तो मेगस्थिनियस। नगर प्रशासन का जो प्रमुख होता है उसे कहते हैं एस्ट्रोनोमी, एस्ट्रोनोमी। ठीक, इसमें एक पॉइंट नोट कर लेना, नगर प्रशासन ऐसा कौन बताता है, मेगस्थिनियस। क्या मेगस्थिनियस बताता है नगर प्रशासन 6 समितियां संचालित करती हैं, 6 समितियां संचालित करती हैं, जिसमें प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते हैं। यानी कि नगर का प्रशासन 6 समितियों के माध्यम से चलाया जाता है। ठीक, अगला लिखो, न्याय प्रशासन। न्याय प्रशासन में न्यायालय जो होते थे वो 2 प्रकार के होते थे। एक होता था धर्मस्थीय, क्या होता था, धर्मस्थीय, धर्मस्थीय। दूसरा होता था, धर्मस्थीय न्यायालय का जो होता था मामला, वो होता था, उसको कौन सा मामला कहते हैं, दीवानी मामला। कैसा मामला, दीवानी मामला। और इसका जो प्रमुख होता था उसको कहते थे व्यवहारिक। क्या कहते थे, व्यवहारिक, धर्मस्थीय। और एक न्यायालय होता है जिसे कहते हैं कंटक शोधन। कंटक शोधन जो मामला होता है वो होता है फौजदारी, जहां पर क्रिमिनल मुकदमे होते हैं। यहाँ का प्रमुख होता है, प्रमुख मतलब जज, उसका नाम होता है प्रदेष्टा। ये 2 जजों के नाम है, एक जज है व्यवहारिक और एक जज का नाम है प्रदेष्टा। ये दोनों अधिकारी हैं। ये कंटक शोधन न्यायालय है और ये धर्मस्थीय न्यायालय है। ठीक हो गया। अगला नाम है गुप्तचर व्यवस्था। क्या नाम है, गुप्तचर व्यवस्था। ठीक, गुप्तचर व्यवस्था में 2 प्रकार के गुप्तचर होते हैं।
एक का नाम है संस्था, एक का नाम है संचारक। संस्था में वो गुप्तचर आते हैं जो स्थायी होते हैं, और ये ऐसे होते हैं जो अस्थायी, भ्रमणशील या भ्रमणशील। ऐसे होते हैं। फिर गुप्तचर व्यवस्था में गुप्तचर को कई नामों से जाना जाता है। गुप्तचरों के कई नामों से, जैसे स्ट्रैबो। स्ट्रैबो ने गुप्तचर को इंस्पेक्टर कहा है, इंस्पेक्टर। ठीक। चाणक्य ने गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा है, गूढ़ पुरुष कहा है। चाणक्य ने गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा है। और मेगस्थनीज ने ओवरसियर्स कहा है। ओवरसियर्स। और अशोक ने क्या कहा? अशोक ने गुप्तचरों को प्रतिवेदक कहा है। प्रतिवेदक, ये नाम, ये हैं गुप्तचरों के अलग अलग समझे नाम। स्ट्रैबो इंस्पेक्टर कह रहा है, चाणक्य गूढ़ पुरुष कह रहा है, मेगस्थनीज ओवरसियर्स कह रहा है, अशोक गुप्तचरों को प्रतिवेदक कहता है। अब जरा समझो, है ना? गुप्तचर व्यवस्था में अगर यहां पर लिख दो थोड़ा सा कहीं, यहीं पर प्रमुख कौन होता है? तो प्रमुख होता है महामात्यासर। ये होता है इसका प्रमुख, महामात्यासर। इसको प्रमुख, इसके प्रमुख। जरा समझ, कुछ गुप्तचर ऐसे हैं जो घूम रहे हैं, कुछ गुप्तचर ऐसे हैं जो कहीं पर परमानेंट नियुक्त कर दिए गए। ठीक। और इन सभी के पास कोई ना कोई कोड होता था। ये दोनों संस्था और संचारक के लोग हैं, ये सारे के सारे, मतलब इनके अंदर भी तो होंगे कुछ लोग जो यहाँ पर हैं। ये सब आके संस्था में रिपोर्ट करते थे, ये सारे आके संचारक में रिपोर्ट करते थे। अब इनके हो गए दो प्रमुख, संस्था और संचारक के प्रमुख होंगे। ये दो प्रमुख आगे कहाँ रिपोर्ट करते हैं? महामात्यासर को रिपोर्ट करते हैं। और ये महामात्यासर रिपोर्ट करने जाएगा चाणक्य को, जो उस समय प्रमुख अमात्य होगा, और वो अमात्य रिपोर्ट करने जाता था उस समय के सम्राट। ऐसी व्यवस्था बनाई गई, समझ में आया? और ये गुप्तचरों के इतने सारे नाम पढ़ेंगे पूरी।